आज के इस वीडियो में हम देखेंगे न्यूक्लियस के बारे में। तो न्यूक्लियस के बारे में पढ़ने से पहले हम रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से पहले जो एटॉमिक थ्योरी एक्सेप्टेड थी वो थी थॉमसन एटॉमिक मॉडल। तो थॉमसन एटॉमिक मॉडल में क्या था कि जो आप इसको समझ सकते हैं तरबूज की तरह से, कि जैसे तरबूज में जो खाने वाला रेड पार्ट होता है वो है पॉजिटिवली चार्ज उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जो सीड होते हैं तरबूज के, जो बीज होते हैं वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए जो तरबूज में बीज होते हैं। बाकी का जो पूरा पार्ट है रेड रेड पार्ट, इसमें पूरे में पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अकॉर्डिंग टू थॉमसन, positive charge is uniformly distributed inside the atom। तो जब रदरफोर्ड ने अपना गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया, तो रिजल्ट क्या मिलने चाहिए थे कि जैसे पॉजिटिव चार्ज जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो जो इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स भेजे, अल्फा पार्टिकल्स बॉम्बार्ड कराए गोल्ड फॉयल पर, तो रिजल्ट मिलने ये चाहिए थे कि पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो जितने भी हमारे अल्फा पार्टिकल्स थे वो थोड़े थोड़े डेविएशन सब में होना चाहिए था, और किसी में ऐसे अनइवन डेविएशन नहीं मिलना चाहिए था, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सभी जितने भी हमारे अल्फा पार्टिकल्स थे सबको थोड़ा थोड़ा डेविएशन मिलता। पर जो रिजल्ट मिले एक्सपेरिमेंट को, जो रिजल्ट मिले वो काफ़ी सरप्राइजिंग थे। उसमें मिला क्या, मोस्टली पार्टिकल्स पास्ड अनडेविएटेड, some particles faced small deflection, and very few particles deviate at large angles like bounce back। तो मोस्टली पार्टिकल तो सीधे निकल गए, कुछ बहुत कम पार्टिकल्स उनमें स्मॉल डिफ्लेक्शन हमें देखने को मिला, और वो नंबर तो बहुत ही कम था जो बहुत ज़्यादा एंगल पर डेविएट हुए हैं या फिर जिस इस तरीके से गए और इसी तरीके से वापस आ गए, बाउंस बैक। तो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट रिजल्ट, ये मॉडल तो नहीं हो सकता एक्सपेरिमेंट का, क्योंकि एटम का अगर ये होता तो सारे पार्टिकल्स में हमें इक्वल डेविएशन देखने को मिलता, पर ऐसा तो नहीं था। मोस्टली पार्टिकल्स अनडेविएटेड पास होगा, इसका मतलब क्या है, मोस्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी स्पेस। अगर एम्प्टी स्पेस है तभी मोस्टली पार्टिकल्स अनडेविएटेड पास होंगे, और कुछ पार्टिकल जो है लार्ज एंगल पर डेविएट हुए। इसका क्या मतलब है कि जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत छोटे एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड है, बहुत छोटे एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड है। और बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट का एक ड्रॉबैक ये था कि हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से कुछ पता नहीं लगा। ये बाद में इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, किस तरीके से रिवॉल्व करते हैं, ये सब बहुत थ्योरी से हमें पता लगता है। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से इसके बारे में कुछ पता नहीं लगा। उन्होंने बस ये बताया कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक बहुत ही छोटे एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड होगा, और उससे ही हमें न्यूक्लियस के बारे में पता लगा कि एक न्यूक्लियस जैसी चीज़ एग्जिस्ट करती है, उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, बाकी पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता। तो न्यूक्लियस का हमें आइडिया यहीं से लगा। हम बात करते हैं न्यूक्लियस की। बेसिक्स तो आपको पता ही होगा न्यूक्लियस का क्या होता है। सेंटर पार्ट ऑफ द एटम, इसमें प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, वो सब आपको पता ही होगा। मास नंबर जो होता है वो सम होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का। एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल। ये सब बेसिक है, ये आपको पता होगा। अब बात करते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर जो है बस पॉजिटिव चार्ज होता है, बिकॉज जो हमारे न्यूट्रॉन हैं वो न्यूट्रल होते हैं और प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज।
तो अगर न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस के अंदर बस पॉजिटिव चार्ज है, तो फिर न्यूक्लियस एग्जिस्ट कैसे करता है? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो कोलम्बिक रिपल्सन की वजह से न्यूक्लियस एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, सारे पार्टिकल दूर दूर भागने चाहिए। तो इसका आंसर है कि न्यूक्लियस के अंदर केवल एक कोलम्बिक फोर्स ही काम नहीं करता, दो फोर्स काम करते हैं। फर्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, सेकेंड वन इज कोलम्बिक फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कोलम्बिक फोर्स के कंपैरिजन में, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, इसलिए हमारा जो न्यूक्लियस है वो एग्जिस्ट कर पाता है पॉजिटिव चार्ज होने के बाद भी। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कोलम्बिक फोर्स को ओवरकम करता है, इसलिए हमारा न्यूक्लियस एग्जिस्ट कर पाता है। अब बात करें, अभी हमारे पास कुछ 1500 नॉन न्यूक्लियाइज हैं, जिसके अंदर केवल अराउंड 250 ही स्टेबल हैं, बाकी के जो हमारे न्यूक्लियस हैं वो सारे अनस्टेबल हैं। 250 न्यूक्लियस ही बस स्टेबल होते हैं। तो बात करेंगे इनकी स्टेबिलिटी पे। उससे पहले जो हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, हमारे जो एटम की जो भी प्रॉपर्टीज होंगी वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे डिपेंड करती हैं। प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एटम, जबकि स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस depends on both number of protons and neutrons। तो स्टेबिलिटी जो है हमारे न्यूक्लियस की वो बहुत नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पर डिपेंड करती है। वो कैसे डिपेंड करती है उसकी बात करते हैं। आपको पता होगा कि कोई भी जो हमारा बाउंड सिस्टम है उसकी एनर्जी कम होती है, जो हमारे फ्री और आइसोलेटेड पार्टिकल्स हैं उनसे कम होती है। तो मान लीजिए हमारे पास 2 प्रोटॉन है एंड 2 न्यूट्रॉन है। अभी ये जब फ्री स्टेट में है तो इनकी एनर्जी ज़्यादा होगी। जैसे ही ये न्यूक्लियस बन जाएगा 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन का, तो इनकी एनर्जी कम हो जाएगी। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हमें न्यूक्लियस बनाने के लिए स्ट्रॉन्ग फोर्स वर्क करता है। स्ट्रॉन्ग फोर्स इन पर लगेगा तो ये पास में आएंगे, तो स्ट्रॉन्ग फोर्स की वजह से कुछ वर्क होगा और उस वर्क की वजह से एनर्जी रिलीज होगी। इसलिए जो हमारा बाउंड सिस्टम है, जब न्यूक्लियस बनता है तो उसकी एनर्जी कम हो जाती है। एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस इज लेस देन एनर्जी ऑफ इंडिविजुअल प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस इज लेस देन एनर्जी, सपोज हमारे पास Z प्रोटॉन है तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से प्लस N न्यूट्रॉन से इंटू C²। तो इनकी जो इंडिविजुअल एनर्जी है न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन की, तो न्यूक्लियस की एनर्जी उससे कम होगी। ये मैंने mc² क्यों लिखा? हमारा आइंस्टीन का फेमस मास एनर्जी इक्विवेलेंस फॉर्मूला है जो आपको पता होगा, E = mc²। तो कोई भी जो मास एग्जिस्ट कर रहा है उसको एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है बाय मल्टीप्लाइंग C²। ये आइंस्टीन का मास एनर्जी इक्विवेलेंस है, तो इसी को मैंने मास को एनर्जी की टर्म्स में लिख दिया इसी से। तो एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस विल ऑलवेज बी स्मॉलर देन energy of individual neutrons and protons, because some energy was released when neutron form due to work done by strong nuclear force। अब बात करें मास डिफेक्ट क्या होता है। जब न्यूक्लियस बना तो कुछ एनर्जी कम हुई मतलब एनर्जी एंड मास आर इक्विवेलेंट, तो कुछ मास कम हुआ होगा। तो अगर मैं इसे मास की टर्म में लिखूं तो मास डिफेक्ट इक्वल टू Z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस N इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ
न्यूक्लियस फॉर्म। तो ये हमारे पास मास डिफेक्ट होता है। बेसिकली क्या है, हमारे पास जेड प्रोटॉन्स हैं, तो जेड प्रोटॉन्स का मास प्लस करें, एंड एन न्यूट्रॉन्स है तो एन न्यूट्रॉन्स का मास प्लस करें, उसके बाद उसे माइनस कर दें न्यूक्लियस के मास से, तो हमें कुछ मास मिलेगा, वही हमारा मास डिफेक्ट होता है। और इसको अगर हम एनर्जी की टर्म में लिखें तो इसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, इस टर्म को भी सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, और इसको भी सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमें एनर्जी की टर्म्स में मिल जाएगा। तो ये इसी एनर्जी को हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू जेड एम पी प्लस एन एम एन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस इंटू सी स्क्वायर। तो बाइंडिंग एनर्जी जो होती है इंडिविजुअल मास ऑफ प्रोटॉन, इंडिविजुअल एनर्जी ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स माइनस एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, ये हमारी बाइंडिंग एनर्जी होती है। इतनी एनर्जी न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स को बाउंड करने के लिए जरूरत होती है। अगर हम इसी अमाउंट में एनर्जी हम न्यूक्लियस को दे देते हैं तो जो हमारे प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैं वो वापस अपनी फ्री स्टेट में आ जाएंगे। अब देखें बाइंडिंग एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है। बाइंडिंग एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा हमें एनर्जी देनी पड़ेगी अपने जो न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स हैं उनको फ्री करने के लिए। तो मतलब ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी मोर मीन्स मोर स्टेबिलिटी। तो हमारा कोई भी जो न्यूक्लियस है वो ट्राई करता है वो ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी के रीजन में आने की। जो हमारे जैसे 1500 नॉन न्यूक्लियाई हैं 1500, अब उनमें से केवल अराउंड 250 स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? क्योंकि उनकी बाइंडिंग एनर्जी कम होती है। तो वो बाइंडिंग एनर्जी बढ़ाने के लिए कुछ रेडिएशंस और रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं, जिसकी वजह से क्यों शो करते हैं? क्योंकि वो ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। अब बात करते हैं बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा कब होगी? जब एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस कम होगी। बाइंडिंग एनर्जी विल बी मोर इफ एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस इज लेस। ये आपको पता होगा कोई भी जो सिस्टम है वो लेस एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन में रहना चाहता है। अब ये कैसे पता चलता है कि एनर्जी जो न्यूक्लियस कम होगी ज़्यादा होगी? ये डिपेंड करता है एन बाई जेड रेशियो पर। एन बाई जेड रेशियो, एन क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जेड क्या है? एन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अगर ये ज़्यादा होता है, इफ एन वाई जेड इज मोर, उस केस में क्या होगा? हमारे पास न्यूट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, प्रोटॉन्स कम होंगे, तो कूलम्बिक रिपल्सन फोर्स तो कम लगेगा, विल बी लेस। बट होगा क्या? ज़्यादा न्यूट्रॉन्स की वजह से जो हमारा न्यूक्लियस है, अब क्या होता है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन न्यूक्लियस के अंदर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लग रहा होता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज इसकी रेंज जो है वो बहुत कम होती है, तो उसकी वजह से जब हमारा ज़्यादा न्यूक्लियस बड़ा हो जाएगा तो जो हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो बाउंड करके नहीं रख पाएगा न्यूक्लियस को, तो इस वजह से उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। इफ एन बाई जेड इज मोर देन न्यूक्लियस विल बी अनस्टेबल because strong nuclear force is less range force। तो हमारी जो एनर्जी है बाउंड करने की वो एक टाइम के बाद उसकी पीक पर पहुंच जाती है, उसके बाद वो बढ़ती नहीं है। बात करें इफ एन बाई जेड रेशियो इज लेस, उस केस में क्या होगा? जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा हैं तो कूलम्बिक फोर्स भी मोर होगा, कूलम्बिक फोर्स भी बढ़ेगा। कूलम्बिक फोर्स जैसे ही बढ़ेगा, कूलम्बिक फोर्स क्या? रिपल्सन फोर्स, तो वो हमारे जो न्यूक्लियॉन्स हैं उनको दूर दूर ले जाने की कोशिश करेगा, तो हमारा जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो इफ एन बाई जेड इज लेस, in that case also nucleus is unstable. If n by z is more, in that case also nucleus is unstable. So for nucleus to be stable, n by z ratio should be in a finite range। ये क्या होता है? रेंज क्या होनी चाहिए इसकी? for z equal to 1 to 20, for z equal to 1 to 20, number of neutrons should be equal to number of protons for stable nuclei। और जैसे ही z 20 से ज़्यादा होता है उस केस में हमें थोड़े ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है प्रोटॉन्स के मुकाबले। उस केस में हमारा जो है n बाई जेड रेशियो 1 to 1.5 की रेंज में आता है स्टेबल
न्यूक्लियाई के लिए। तो जैसे छोटे जो हमारे पास न्यूक्लियाई हैं उनके लिए जो हमारा NYZ रेशियो वो 1 होना चाहिए, और बड़े न्यूक्लियाई के लिए 1 to 1.5 की रेंज में होना चाहिए। अब जैसे किसी न्यूक्लियाई में NYZ रेशियो ज़्यादा है या कम है तो वो खुद को स्टेबल कैसे करता है उसकी बात करते हैं। फर्स्ट केस ले रहे हैं, इफ NYZ रेशियो इज मोर मीन्स number of protons is less than number of neutron। तो ये स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, अपने अंदर का अगर एक न्यूट्रॉन या कुछ न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट कर दे तो ये स्टेबल रेंज में आने लग जाएगा। तो इसके अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा, और चार्ज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आपने पढ़ा होगा, तो चार्ज भी कंजर्व रहना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास चार्ज है 0, यहाँ +1, तो हमें एक -1 चार्ज चाहिए टू मेक इट 0। एंड एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करने के लिए यहाँ पे एक एंटी न्यूट्रिनो निकलता है, ये एक एलिमेंट्री पार्टिकल है न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो। तो ये है हमारी रिएक्शन। जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं प्रोटॉन से तो हमारा एक न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है इस रिएक्शन के जरिए। इसी को हम क्या बोलते हैं, बीटा नेगेटिव डिके। बीटा नेगेटिव डिके, बीटा नेगेटिव डिके कब होता है, जब हमारा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इन दैट केस आवर 1 न्यूट्रॉन विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन एंड देयर विल बी 1 इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड देयर विल आल्सो बी 1 एंटी न्यूट्रिनो टू कंजर्व द मोमेंटम। ये हमारा बीटा नेगेटिव डिके। इसके बाद हमारा जो न्यूक्लियस है वो स्टेबल हो जाता है। दूसरे केस देखें, अगर NYZ रेशियो इज लेस, इफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर मोर देन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो न्यूक्लियस स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, एक प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट करेगा, प्रोटॉन विल बी चेंज इनटू न्यूट्रॉन। अब चार्ज कंजर्व करना होगा हमें, तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे चार्ज कितना है, +1, न्यूट्रॉन पे चार्ज 0। तो चार्ज कंजर्व करने के लिए हमें यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज चाहिए, तो हम यहाँ लिख देते हैं E+1 न्यूट्रिनो। ये क्या है, इसको हम बोलते हैं पॉजिट्रॉन। इट इज सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन बट इट हैज चार्ज +1। एंड यहाँ पे ये न्यूट्रिनो, ये एंटी न्यूट्रिनो, ये हमारा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करने के लिए आता है। तो इन दैट केस प्रोटॉन विल बी चेंज इनटू न्यूट्रॉन। इसको हम बोलते हैं बीटा पॉजिटिव डिके। बीटा पॉजिटिव डिके। तो इस तरीके से हमारा जो न्यूक्लियस है वो स्टेबल हो जाता है। इसकी हम रिएक्शन की बात करें तो इसमें 14C6 हमारे पास कार्बन 14 न्यूक्लियस है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं इसमें 6, न्यूट्रॉन्स कितने हैं 8। तो हमारा NYZ रेशियो जो है वो ज़्यादा है 1 से। तो इन दैट केस न्यूट्रॉन विल बी चेंज इनटू प्रोटॉन +1 इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो। तो इसकी रिएक्शन कैसे आएगी, एक जो है हमारा न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे 7। सम ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन तो सेम रहेगा, तो वो 14 ही रहेगा हमारा एटॉमिक मास, +1 इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो। ये हमारा एक एग्जांपल। इसमें क्या है, कार्बन 14 न्यूक्लियाई जो है नाइट्रोजन 14 न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो रहा है, और ये नाइट्रोजन 14 जो है ये स्टेबल है। तो अनस्टेबल न्यूक्लियाई से स्टेबल रेंज में पहुंच गया ये। वहीं अगर बीटा पॉजिटिव डिके की बात की जाए तो हम लेते हैं कार्बन 10 न्यूक्लियाई। यहाँ पे क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने 6, न्यूट्रॉन्स क्या है 4। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स काफी कम है प्रोटॉन से, तो यहाँ पे क्या होगा, एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा। जैसे ही प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ तो एक प्रोटॉन कम हो गया, मींस एटॉमिक नंबर विल बी रिड्यूस्ड बाय 1। एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा 5। सम ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन विल बी सेम, देन एटॉमिक मास विल बी 10। ये हमारा न्यूक्लियाई है बोरॉन, +1 पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो। हमारा जो अनस्टेबल कार्बन 10 न्यूक्लियाई था वो बोरॉन
10 न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो गया और स्टेबल रेंज में आ गया। ये हमारा बीटा निगेटिव एंड बीटा पॉजिटिव। कुछ और भी प्रोसेसेस हैं जैसे कि अल्फा डीके, गामा डीके, उसकी बात कर लेते हैं। तो ये जो है हमारा बीटा डीके, ये कब होता है? जब जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, 1 या 2 का डिफरेंस हो, तब हमारा बीटा डीके होता है। जब बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, जैसे जो हमारा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व बनाऊँ मैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व, और यहाँ पर लिख लेते हैं हम एटॉमिक नंबर Z। तो उसमें क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी जो है हमारी मैक्सिमम होती है बाइंडिंग हमारी एनर्जी जो है Z इक्वल टू 20 से Z इक्वल टू 60 तक जो है मैक्सिमम होती है बाइंडिंग एनर्जी। और उसके बाद में जैसे ही न्यूक्लियस का साइज बड़ा होता जाता है तो बाइंडिंग एनर्जी कम होती रहती है, और छोटे न्यूक्लियाई के लिए भी बाइंडिंग एनर्जी हमारी जो है कम होती है। तो स्टेबिलिटी का जो रीजन है Z इक्वल टू 20, एटॉमिक नंबर 20 से 60 तक है, उस रेंज में जो है हमारे जितने भी न्यूक्लियाई होंगे वो ज़्यादातर मोस्टली स्टेबल होंगे। बड़े न्यूक्लियाई क्या है, उनमें कुलाम्बिक फोर्स बढ़ता जाता है, जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे तो कुलाम्बिक फोर्स बढ़ता जाएगा, और जैसे ही न्यूक्लियाई बड़ा होता है तो हमारा जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो बहुत छोटी रेंज में वर्क करता है, तो हमारा जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो भी काम नहीं करेगा। तो इसलिए यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी कम होती जाएगी, और बाइंडिंग एनर्जी मैक्सिमम किस में रहेगी? Z इक्वल टू 20 से Z इक्वल टू 60 तक। तो जो छोटे न्यूक्लियाई हैं वो स्टेबल होने के लिए क्या करेंगे, दो छोटे न्यूक्लियाई मिलेंगे, तो वो क्या है, इस रेंज में आ जाएंगे, Z इक्वल टू 20 से Z इक्वल टू 60 की रेंज में। और वहीं जो बड़े न्यूक्लियाई है, कोई बड़ा न्यूक्लियाई जैसे यूरेनियम, वो जो है किसी दो छोटे न्यूक्लियाई में टूट के वो इस रेंज में आ जाएगा, Z इक्वल टू 20 से Z इक्वल टू 60 की रेंज में। तो इन्हीं को हम बोलते हैं फिशन एंड फ्यूजन। फिशन एंड फ्यूजन, फिशन में क्या होता है, बिगर न्यूक्लियाई ब्रेक टू फॉर्म 2 और मोर स्मॉलर न्यूक्लियाई to achieve stable nuclei configuration। मीन्स कोई बड़ा न्यूक्लियाई टूटेगा छोटे छोटे न्यूक्लियाई में, तो वो दोनों ही न्यूक्लियाई स्टेबल रेंज में आ जाएंगे। वहीं फ्यूजन क्या होता है, स्मॉलर न्यूक्लियाई फ्यूज टू अचीव स्टेबल न्यूक्लियाई कॉन्फ़िगरेशन। दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई मिलके इस वाली रेंज में आ जाएंगे तो वो भी स्टेबल हो जाएंगे, इसी को हम बोलते हैं फिजन एंड फ्यूजन। अब बात करें बीटा डीके की हमने बात कर ली, अब बात करते हैं हम अल्फा डीके की। अल्फा डीके क्या होता है? सबसे पहले अल्फा पार्टिकल क्या होता है? 4 हीलियम 2, जो हीलियम न्यूक्लियाई होता है उसी को हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा, जैसे कोई एक बड़ा हमारे पास कोई न्यूक्लियाई, बड़ा न्यूक्लियाई, तो वो स्टेबल रेंज में आने के लिए एक पार्टिकल रिलीज करेगा, अल्फा पार्टिकल, और वो उससे थोड़ी सी स्टेबिलिटी गेन करेगा। जैसे मान लीजिए कोई मेरे पास एक न्यूक्लियाई है X, उसका एटॉमिक मास है A एंड एटॉमिक नंबर है Z, तो वो क्या करेगा, एक Y न्यूक्लियाई में जाएगा एंड 1 अल्फा पार्टिकल रिलीज करेगा। अब अल्फा पार्टिकल का क्या है, 2 एटॉमिक मास 4 एंड एटॉमिक नंबर 2, तो जो हमारा Y न्यूक्लियाई है उसका क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर Z -2 एंड मास क्या हो जाएगा, A -4। तो ये कुछ जैसे बड़ा न्यूक्लियाई था तो वो छोटी कम जो रेंज थी हमारी 20 से 60 उसमें आने की कोशिश करेगा, तो उसके लिए एक अल्फा पार्टिकल रिलीज करता है जिससे उसका एटॉमिक मास जो है कम हो जाता है और वो थोड़ा अपना लेफ्ट साइड की ओर शिफ्ट हो जाता है। तो इसका एक एग्जांपल देख लें, यूरेनियम 238 एंड 90 एटॉमिक नंबर 92, ये थोरियम में चेंज होता है प्लस एक अल्फा पार्टिकल में, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 90
एंड एटॉमिक मास कितना होता है 234। तो थोड़ी सी स्टेबिलिटी इससे आ जाती है उसमें, उसका जो n/z रेशियो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा और वो स्टेबल रेंज में आ जाएगा। इसी को हम अल्फा डीके बोलते हैं। प्लस एनर्जी भी रिलीज होती है, प्लस एनर्जी, काफी एनर्जी रिलीज होती है। ये हो गया हमारा अल्फा डीके। बात करें गामा डीके क्या होता है। ये जो भी प्रोसेसेस अल्फा डीके, बीटा डीके, फ्यूजन, जो भी न्यूक्लियस शो करता है टू अचीव स्टेबिलिटी, इसी को हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी। कोई अनस्टेबल न्यूक्लियाई अपने जो है दूसरे न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होता रहता है, उसी को हम बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। अब गामा डीके क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई बीटा डीके या अल्फा डीके की वजह से कोई न्यूक्लियाई दूसरी न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हुआ, तो कई बार क्या होता है न्यूक्लियाई एक हाई एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन में रह जाता है। जैसे कि इसमें होता है हमारे एटम के केस में, एटम के केस में जो होता है, ये हमारा न्यूक्लियस n=1, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन था। अब इस पर आपने जैसे ही फोटोन इस पर आके जैसे फोटोन पड़ा, तो ये क्या है n=2 या n=3 किसी हायर सेल में चला जाएगा। पर हायर सेल में जो है इलेक्ट्रॉन वो स्टेबल नहीं होगा, अनस्टेबल रहेगा। तो थोड़ी देर बाद वो वापस अपने n=1 स्टेट में आएगा या अपनी स्टेबल स्टेट में आएगा। तो उस दौरान क्या है कि वो एक फोटोन रिलीज करता है, रिलीज फोटोन टू अचीव स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे ही गामा डीके में क्या होता है, न्यूक्लियस जो है, जो न्यूक्लियस बनता है अल्फा डीके, बीटा डीके के दौरान, तो वो कई बार क्या है एक हाई एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन में रह जाता है। तो अपनी और जो हाई एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन है वो अनस्टेबल होती है, तो वो वापस अपनी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आने के लिए एक गामा पार्टिकल रिलीज करता है, सिमिलर टू दैट इलेक्ट्रॉन और एटॉमिक केस। ऐसे ही